नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आपका पुनः स्वागत है। अपने सर्वनाम के विषय का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हम आपका दोबारा से अभिनंदन करते हैं। दोबारा से आइए मिलकर आप सभी के साथ इस टॉपिक को दोबारा से शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने सर्वनाम के प्रकारों की। किसकी? सर्वनाम के। तो देखिए, पिछली कक्षा में भी और पिछली कक्षा में भी हमने किसके बारे में बात की थी? अपने सर्वनाम के उच्चारण के बारे में बात की थी। हमारे सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, अंत में मैं आपको इनके बारे में पूरी, जिस प्रकार हमने संज्ञा को सिर्फ 3 लाइनों में डिफाइन कर दिया था, परिभाषित कर दिया था, उसी प्रकार इसके 6 प्रकारों को भी हम बिल्कुल ठीक उसी प्रकार इसको भी परिभाषित करेंगे। लेकिन एक बार इसको खोलकर पढ़ते हैं, इसके बारे में पुनः जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, तो हमारे 6 भेद दिए गए थे। पहला भेद था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। और जो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा टॉपिक विषय में रहेगा? आज चर्चित में रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आज हम जानेंगे, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सबसे पहले जान ले कि सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुष है तो पक्का ना पक्का किसी न किसी पर्सन की बात हो रही होगी, किसी आदमी की बात हो रही होगी। उसमें किस प्रकार बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो सर्वनाम का ऐसा पुरुष है जिसमें कितने पुरुष होते हैं बच्चों? 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, बहन भाइयों, साथियों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पुरुष को लिखते वक्त हम जरूर गड़बड़ करते हैं। पु में भी छोटे उ की मात्रा आती है और रै में भी छोटे उ की मात्रा आती है। पुरुष, हम कई बार क्या कर देते हैं, इस रै में गोल घुंडी घुमा देते हैं, जो कि हमारी बड़ी मात्रा का रूप होती है। रै में अगर मात्रा गोल घुंडी बनाकर लगाई जाती है तो वो बड़ी मात्रा होती है, बड़े उ की मात्रा होती है। लेकिन उसी मात्रा को अगर बिना घुंडी के साथ रै में प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सी मात्रा कहलाती है? आपकी छोटे उ की मात्रा है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये हमारी शुद्ध भाषा में या वर्तनी के नियमों से हमें इसको जानना अति महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अब जो हमने बात की कि सर्वनाम का एक ऐसा रूप जिसमें कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं बच्चों? 3 पुरुष होते हैं। कौन सा? देखो, किसी न किसी बात को, जब किसी न किसी बात पर चर्चा होती है तो एक कहने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, और तीसरा व्यक्ति वो होता है जिस पर, या तीसरा टॉपिक, तीसरा चर्चा करने वाला जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में बात की गई है। तो जो कहने वाला होता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है सुनने वाला, कौन सा पुरुष आएगा? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन सा पुरुष कहलाएगा बच्चों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन सा। अब उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। हमने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया हमने उदाहरण में लिखा वह ईमानदार है। अब वह ईमानदार है, मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है बच्चों, हम सीधा सा उत्तर देंगे कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 1 पुरुष है। नहीं बच्चों, इसमें 3 पुरुष हैं। आपको यही बात सिखानी है। हमें तथ्यों को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटे हुए तथ्यों को भूला जा सकता है लेकिन समझे हुए तथ्यों को कभी भूला नहीं जा सकता। और कृपया करके मेरी आपसे विनती है कि अगर आप बैठे हैं तो या तो अपने खुद के नोट्स बनाना सीखें ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। अब देखिए, वह ईमानदार है, यह बात किसी न किसी को तो कही गई होगी और किसी ने कही भी होगी। जिसने कही है वो कौन सा पुरुष आ जाएगा? उत्तम पुरुष। और जिसको सुनाई गई है वो कौन सा है? मध्यम पुरुष। अब यहाँ पर कहा गया है वह ईमानदार है, तो जाहिर सी बात है वह ईमानदार है। वह ईमानदार है यानी कि किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही है, वो किस में आ जाएगा? आपका अन्य पुरुष में। अब देखिए, अगर सिर्फ मैं बोल रही हूँ तो वो आ जाएगा मैं, और मैं और आप मिलकर बोल रहे हैं तो आ जाएगा हम।
इट मीन्स जो हमारा इंग्लिश में अगर हम किसकी बात करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करें तो उसमें भी तो यही होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी में बहुवचन हो जाता है और मैं में क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता है। मध्यम पुरुष जो मुझसे छोटा होता है या हमसे छोटा होता है उसको हम तू कह देते हैं। अगर हमारे साथ का हमसे, यानी कि ये लगा लीजिए कई साथ में एक साथ बैठे हैं उनको हम तुम कह देते हैं। और हमसे बड़ा है, जब हम किसी को सुना रहे हैं या किसी को कोई बात कह रहे हैं और वो हमसे बड़ा है तो उसको हम आप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आप। तो तू या और आप यहाँ पर एक वचन हो गए, लेकिन आपको हमेशा बहुवचन में गिना जाता है क्योंकि वो हमारे आदरणीय होते हैं। और आदरणीय चाहे वो एक सिंगल में हो या बहुवचन में हो, हम उसको हमेशा बहुवचन में ही गिनते हैं। अब बात करें अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में देखिए अगर वहाँ पे दूर खड़े हैं तो हम उसको वह कह देंगे। क्या कह देंगे, वह कह देंगे। और वह है और वो हमसे बड़े हैं तो हम उसको वो भी कह देंगे, वो। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो संख्या में हम उनको क्या कह देंगे, वे। इसी प्रकार यह, ये और वे और वो तो यहाँ पे आ ही चुके हैं। अब देखिए ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अन्य पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष। इस प्रकार देखिए इंग्लिश में हम इन सभी को क्या कह देते हैं, यू। और हिंदी में जो हमारा थर्ड पर्सन बोलता है वो क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, एनी अदर चीज़ आती है, इट, देयर वगैरह जो भी आता है वो क्या कहलाता है, हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। तो ये था आज की कक्षा में हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगली कक्षा में हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों को लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो टाइम पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।